अब मैं अपने अगले विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुबोध शुक्ला जी से आग्रह करती हूँ कि वो उद्बोधन दे अपना। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अयि विविध विद्याभासमान हृदयः मान्यः सभापतयः मुख्यातिथयः अध्यक्षवर्यः विशिष्टातिथयश्च। पुनः अद्यापि अहं किंचित संस्कृते नैव वदामि, यतो हि अस्माकं संस्कृति एव मुख्य सूत्ररूपेण अस्ति। नेपाल भारतयोः सम्बन्धः आसीत्, नेपाल भारतयोः सम्बन्धः वर्तमाने अस्ति, नेपाल भारतयोः सम्बन्धः भविष्ये भविष्यति। वयम् अतीत कालात् शिक्षां गृहीत्वा वर्तमान द्वारा भविष्यस्य सुधारं कुर्मः। कथं सुधारं कुर्मः इति मैत्री भावेन परस्परं एतस्य उद्घोषणा पत्रेण एव अस्माभिः उद्बोधितः, अस्माभिः ज्ञातः यद् वयम् एतस्य अनुकरणं कुर्मः। एतत्पश्चात् यतो हि परस्परं भावयन्तं श्रियं परमवाप्स्यत। यथा एकः अन्धः अस्ति, एकः खञ्जः अस्ति। सांख्यदर्शनस्य दार्शनिकं तत्त्वम् इदमस्ति यत् अन्धः द्रष्टुं न शक्नोति, खञ्जः चलितुं न शक्नोति, किन्तु परस्परं मिलित्वा हिमालयस्य 8848 तत्र उन्नते स्थाने द्वौ एव मिलतः परस्परं भावयन्तं परं श्रेयम् अस्माकं परं पुरुषार्थं प्राप्नुमः। एतदेव उक्त्वा अधिकं नैव उक्त्वा जय नेपाल जय भारत विरमामि। ओम शम। धन्यवाद सर। निश्चित रूप से भारत नेपाल संबंध अतीत से वर्तमान तक है और आगे भविष्य तक भी रहेगा। जब तक ये धरती है तब तक रहेगा। अगले उद्बोधन के लिए मैं अपने विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नारायण प्रसाद ढकाल जी से अनुरोध करती हूं कि वो आए और अपनी बात रखें। भारत माता को, नेपाल आमा को, नेपाल भारत संबंध को आदरणीय यस 2 दिवसीय संगोष्ठी के समापन सत्र में उपस्थित आदरणीय प्रोफेसर पूनम टंडन जी, समापन सत्र के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी जी, प्रोफेसर सुधन कुमार पौडेल जी, डॉक्टर सुबोध शुक्ला जी, इस कार्यक्रम के संयोजनकर्ता यहाँ आदरणीय डॉक्टर प्रदीप कुमार राव जी, डॉक्टर अमित कुमार उपाध्याय जी, अवसर सर, कार्यक्रम की नियंत्रक डॉक्टर पद्मजया जी, नेपाल और भारत के संपूर्ण विद्वान और भारत के भविष्य के रूप में और नेपाल भारत का संबंध अच्छा बनाने के लिए विचार चिंतन के सूत्रपात के रूप में यहाँ उपस्थित संपूर्ण युवा शक्ति बंधु भगिनी सबको नेपाल की ओर से, प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद की ओर से
सबको नमस्कार, सबको अभिनंदन। नेपाल भारत का संबंध के विषय में यहाँ 3 दिन तक नेपाल के और भारत के विद्वानों ने यहाँ कार्यपत्र रखा, चर्चा हुआ और विभिन्न पहल पर विभिन्न क्षेत्र के राजनीतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, मुझे लगता है कि मुझे पूरा सुनने का मौका तो नहीं मिला, लेकिन मुझे विश्वास है और जो अंतिम आज का जो पहला सत्र में भी उपस्थित था, तो सभी विषय में यहाँ पर चर्चा हुआ। और इस कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि अन्य मैं बहुत सारे कार्यक्रम में जाता हूँ नेपाल के, भारत के, और मैं तो युवा के क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति भी हूँ, और यहाँ इस कार्यक्रम का उपलब्धि के रूप में मैं ये देखता हूँ कि यहाँ 95% यहाँ युवा शक्ति की उपस्थिति है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि यही युवा शक्ति आने वाले दिन में नेपाल भारत की जो संबंध है उस संबंध को सही दिशा में ले जाएगी। इसलिए ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुझे लगा यहाँ के वातावरण को देखकर। संबंध के बारे में तो बहुत सारा चीज बताया जा सकता है। जो विषय था हमारे जो दोनों देश की अंतर संबंधों की विकास यात्रा, ये तो भगवान श्री राम से शुरू हुआ और वो राम राज्य से लेकर के आज का जो गणतंत्रात्मक राज्य तक बहुत सारा घटनाक्रम हुआ, बहुत सारे संबंध में उतार चढ़ाव भी आए और हमने एक आदर्श परिस्थिति को भी देखा, प्रतिकूल परिस्थिति को भी देखा। लेकिन जो नदियां बहती है, कुछ समय बरसात के समय में इधर उधर होकर के भी आती है, लेकिन फिर से जब समय आता है फिर वो अपने हिसाब में बहती है। तो इसी प्रकार का ये लंबे समय में हम लोगों को देखने को मिलता है, क्योंकि भूगोल तो कुछ नहीं करती है, जो करता है वो तो व्यक्ति करता है। तो हम लोग बोलते हैं कि अगर व्यक्ति ठीक है तो सब कुछ ठीक होता है। इसलिए हमारे संगठन में बोला जाता है कि व्यक्ति निर्माण के माध्यम से हम लोग एक अच्छा राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं, चाहे वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में हो, चाहे वो प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद नेपाल में। हम लोगों ने कभी भी ये नहीं कहा कि सत्ता परिवर्तन के माध्यम से सब कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा नहीं कहा। हमने कहा है व्यक्ति निर्माण के माध्यम से। तो नेपाल में बहुत सारे राजनीतिक दल हैं, उनके अपने अपने विचारधारा है और उनका एक मिशन भी है, क्योंकि नेपाल बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। चीन और भारत जैसे बहुत बड़े देश के बीच में है नेपाल, तो इसीलिए दुनिया का वहां पर नजर भी है। आपको सुनकर आश्चर्य लगता है कि नेपाल जैसे छोटे मुल्क में अमेरिका का इतना बड़ा एम्बेसी है, मुझे लगता है कि इतना बड़ा अन्य देश में नहीं होगा। क्यों है? यूरोपियन यूनियन के आप देखेंगे तो सारे एम्बेसियां मिलेगी आपको काठमांडू में, बहुत सारे कंट्री के। क्यों है? चीन का भी बहुत बड़ा वहां पर संस्थान काम कर रहा है, उनकी मिशन। तो ये दोनों भारत और चीन होने के कारण से नेपाल का स्ट्रैटेजिकली बहुत महत्वपूर्ण लोकेशन में है। उस दृष्टि से स्वाभाविक रूप से भारत को भी चिंता का विषय रहता है कि नेपाल को प्रयोग करके आने वाले दिन में यहाँ पर कुछ डिस्टर्बेंस न हो। ये भारत की सिक्योरिटी का कंसर्न का विषय है, वो नेचुरल विषय है। चीन का भी विषय है कि नेपाल को प्रयोग करके हमको कोई आने वाले दिन में थ्रेट न दे, कि उनकी भी विषय है। तो उस दृष्टिकोण से नेपाल का जो परिस्थिति है वो कभी कभी किसका प्रभाव ज्यादा होता है वहां पर, उसी हिसाब से कभी कभी राजनीति में उस प्रकार के संकेत, घटनाक्रम भी मिलते हैं।
और लेकिन मुझे एक, मैंने अभी प्रथम सत्र में भी कहा था, एक हम सब लोगों के लिए जो नेपाल भारत का संबंध अच्छा चाहने वाले लोग भी हैं, वो ज्यादा लोग हैं भारत में भी, नेपाल में भी। कुछ कम लोग भारत में भी हैं जो नेपाल भारत का संबंध अच्छा न हो, वो बिगाड़ करके अपना जो उद्देश्य है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, वो यहाँ भी हैं और वहां भी हैं। और हम लोग जैसे जो दोनों देश के हित में काम करने वाले जो लोग हैं, इनको समझना पड़ेगा कि वहां की जो संवेदनशीलता है उसको समझते हुए, और वहां के जो युवा पुस्ता है, उन युवा पुस्ता को सही दिशा देने की आवश्यकता वहां भी है। और यहाँ भी नेपाल के प्रति समझ बढ़ाने के लिए यहाँ के युवा पुस्ता के बीच में भी अच्छे से विषय रखने का आवश्यकता मुझे लगता है, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से भारत आ रहा हूँ। लगभग आदरणीय प्रदीप जी से मेरा मिलना, प्रदीप जी आप वो दत्ता जी के कार्यक्रम में गोरख वहां गए थे ना, पहली बार, तो ये आप मानिए कि 2057 साल की बात है, विक्रम संवत। तो 22 साल पहले से हम लोगों की एक निरंतर, ऐसे तो संगठन 28 साल हुआ, लेकिन आना जाना सघन रूप से हुआ है। इस बीच में काफी परिवर्तन भी हुआ, और वहां भी पहले काफी प्रतिकूल परिस्थिति थी। राजनीतिक दलों के कारण से अपने फायदा के लिए, अपने स्वार्थ के लिए वो लोग वहां के युवाओं को दिग्भ्रमित भी करते थे। और यहाँ भी ऐसे दिग्भ्रमित करने वाले लोगों के साथ संबंध रखने वाले, यहाँ भी कुछ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले प्रोफेसर, कुछ विद्यार्थी, कुछ ऐसे व्यक्ति यहाँ भी थे। तो उन लोगों की एक प्रकार की प्रभाव थी, छोटी संख्या थी भारत में, लेकिन उनकी प्रभाव थी। लेकिन जो अच्छा चाहने वाले लोगों का उस प्रकार का संबंध, प्रवास, गतिविधि नहीं था, इसीलिए वो थोड़ा सा वहां प्रतिकूल परिस्थिति देखने को मिलता था। लेकिन आज की परिस्थिति में मुझे ऐसा नहीं लगता है कि जो अच्छा संबंध नहीं चाहते हैं ऐसे लोगों का वॉइस कम होते हुए जा रहा है, और जो संबंध अच्छा होना चाहिए नेपाल और भारत का, ऐसे संख्यात्मक रूप में भी, और हम लोग देखा जाए तो समाज में भी ऐसी संख्या बढ़ती जा रही है। और मुझे लगता है कि ज्यादा न बोलते हुए, संबंध के विषय में मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारा चर्चा यहाँ पर हुआ। करणीय कार्य के दृष्टिकोण से हम लोगों को आने वाले दिन में इस प्रकार के जो गोष्ठियां हैं, संगोष्ठियां हैं, ये निरंतर होना चाहिए। और मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय ये यहाँ के सभी आयोजकों को कि उन्होंने नेपाल के इतने प्रतिनिधि को बुलाया और सबको यहाँ देखने को भी मौका मिला। क्या होता है, जब मित्रता होती है, जब विश्वास होता है, तो बहुत सारा कुछ कर सकते हैं। ये कब हो सकता है, जब हम लोग मिलेंगे, बार बार मिलेंगे, बार बार बात करेंगे, तो एक प्रकार की पारिवारिक, जो हम लोग बोलते हैं ना, पारिवारिक संबंध है, तो परिवार में मिलते रहना चाहिए। एक औपचारिकता न होते हुए अनौपचारिक रूप में भी हम लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं, उस दिशा में काम करना चाहिए। एक दूसरा, भारत के युवाओं के लिए मेरा एक संदेश है, अपील भी है कि आप लोग नेपाल विषय को लेकर के शोध करिए, कुछ युवा, और कुछ युवा नेपाल के भाषा को जानिए, नेपाली भाषा। आज हम लोग यहाँ बैठ के चिंता भी हुआ अभी कि चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, बाकी हो रहा है, तो चीन के बहुत सारे युवा आज तिरुवन यूनिवर्सिटी में और अन्य अनुसंधान केंद्र खोल करके वहां नेपाली सीख रहे हैं। अभी एक कार्यक्रम हुआ था, एक ग्रुप आया 20-25 लोगों का, युवा युवती थे, यंग थे, और वो आकर, वो चाइनीज थे सारे हमारे, वो घूमने के लिए वहां पहुंच गए कार्यक्रम में। तो आकर के उनको थोड़ा अभी सीख रहे थे, वो नमस्ते नमस्ते किया, तो बातचीत किया, और वो वहां आकर के भाषा जानते हैं। और बाद में वो आपको देखिए, मिशन काम कैसा होना चाहिए, जो नेपाल का चीन का एम्बेसडर वो नेपाली भाषा जानता है, क्योंकि उसने पहले आके पढ़ा है और वहां भी पढ़ा रहे हैं यहाँ प्रोफेसर जाकर। तो भाषा बहुत बड़ी चीज होती है। तो युवाओं को मेरा आग्रह है, कुछ लोगों को उस दिशा में काम करना चाहिए, शोध करना चाहिए। और दूसरा, यूनिवर्सिटी में हम लोगों का इस प्रकार के गोष्ठी निरंतर होना चाहिए। तीसरा,
अभी हम लोग बात करते हुए चर्चा भी कर रहे थे आदरणीय हर्ष सर के साथ में, तो नेपाल, भारत और जो सार्क कंट्री है, भारत को बड़ा मन बना करके सारे जो सार्क कंट्री जो है उनको कैसे वहां पॉजिटिव वातावरण और विश्वास का वातावरण बन सकता है, उसके लिए बड़ा मन बनाना चाहिए कि भारत बोलते ही ये सार्क कंट्री जो है वो बिना झिझक, बिना कंफ्यूजन विश्वास में तुरंत ही आना चाहिए। हाँ, भारत कुछ बोल रहा है तो उसमें कोई वहां पर चिंता करने की, सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पड़ोसी और एक पारिवारिक देश है। ऐसा होना चाहिए। जो हम लोग सांस्कृतिक भारतवर्ष का जो विषय बोलते हैं उसको व्यवहारिक रूप में उतारने का आवश्यकता है। जो सांस्कृतिक भारतवर्ष की जो विषय है केवल बोलने से नहीं होगा, उसके लिए हम लोगों को काम करना पड़ेगा, क्योंकि हम सब लोग एक ही संस्कृति के वाहक हैं और वो ये समझा सकते हैं, आराम से समझा सकते हैं। नेपाल में आप लोगों को बताता हूं, 2 डाउट है। यहाँ दोनों यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो ये 2 डाउट है। नेपाल, भारत बड़ा देश है, ये ले लेगा क्या नेपाल को? ये ले लेगा क्या? एक ये है, और दूसरा क्या है, नेपाल का जो सार्वभौमिकता है, ठीक है, छोटा कंट्री है, महत्वपूर्ण कंट्री है, वो उस संवेदनशीलता को रेस्पेक्ट नहीं करता है। ये वहां के जो नेपाल भारत विरोधी लोग हैं वो ये चीज को वहां पर क्या करते हैं, इसको युवाओं के बीच में लेके जाते हैं, समाज में लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो सेंटिमेंटल हो जाता है। क्या है भाई, हमारा देश क्या होगा, तो उसी हिसाब से सब लोग जुड़ेंगे और वहां वो क्या करेंगे, विरोधी वातावरण बना देंगे। तो इसीलिए आने वाले दिन में भारत को ये सिक्योरिटी नेपाल के युवाओं को, नेपाल के लोगों को, पॉलिटिशियन तो अपना काम करते, देखिए अपने फायदा के लिए कुछ भी बोलेंगे, लेकिन जो आम समाज है उसको विश्वास होना चाहिए कि भारत हमारा बहुत ही अच्छा एक मित्र देश है, पारिवारिक देश है, सांस्कृतिक रूप से हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। ठीक है, हम लोग 2 भाई बोलते हैं ना, भाई अगर विभाजन हो गए तो उनके लैंड पर रेस्पेक्ट करते हैं, उनकी स्वाभिमान पर रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन और सारे चीज मिल करके करते हैं। शिक्षा के विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए, अन्य विकास के लिए, सारे चीज में हम लोग मिल करके आगे बढ़ना है, मिल करके आगे बढ़ना ही चाहिए। और ये 2 चीज क्या है, सिक्योरिटी के रूप में मैं तो कभी कभी बोलता हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जो हैं अभी यहाँ पर, उनको बोलना चाहिए। बोलेंगे तो क्या होगा, एक पॉजिटिव वातावरण बनेगा। नेपाल में जब यहाँ 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे, बहुत ही अच्छा वातावरण बना था, एक विश्वास था, आम नेपाली लोगों में बहुत ही रेस्पेक्ट था। केवल वो नारा हर हर मोदी, घर हर मोदी केवल यहाँ नहीं लगा, वहां भी लगा था, इतना रेस्पेक्ट था। लेकिन उसको डैमेज किया, सारा स्ट्रैटेजी बनाया यूरोप ने, उसको डैमेज किया। उस समय यहाँ के जो बौद्धिक लोग थे, यहाँ के जो सामाजिक संगठन थे, उन्होंने सही दिशा में एडवोकेसी करना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो डैमेज हुआ, कितना नुकसान हुआ। बोलिए अब वो परिस्थिति निर्माण करने के लिए कितना समय लगेगा। तो इसीलिए इस प्रकार के जो कार्यक्रम है हमारे, ये निरंतर होने से एक विश्वास का वातावरण भी बनते जाएगा। और आने वाले दिन में मुझे पूरा विश्वास है, जो हम लोग वहां पर काम कर रहे हैं युवाओं के बीच में, और सही जानकारी दे रहे हैं, गलत जानकारी नहीं देना है, तो सही जानकारी वहां के युवाओं के बीच में हम लोग संस्कार के रूप में, विचार के रूप में प्रबोधन कर ही रहे हैं। और मुझे लगता है, मैंने पहले सत्र में भी बोला था कि विद्यार्थी परिषद का और वहां अपना जो संघ परिवार का कार्य सघन रूप से आगे बढ़ रहा है। और आने वाले दिन में मुझे लगता है कि नेपाल के हर क्षेत्र में यहाँ से स्कूलिंग हुए जो कार्यकर्ता जाएंगे, और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि हमारे संबंध को कोई भी बिगाड़ नहीं सकता है। और जो हमारी राम और सीता का जो संबंध था, उस समय की जो परिस्थिति का आप लोग एक बार आकलन करिए, उस समय की जो हमारी संबंध थी वो फिर से बनेगी। उस बनाने के लिए हम सब लोग को मिल करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मेरे विषय को यहीं विराम देता हूं। भारत माता की जय, नेपाल आमा को जय।